अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसाक। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि दीन इस्लाम में इंसाफ की क्या अहमियत है, इंसाफ का निज़ाम हमारे मुल्क में और ख़ुसूसन दीन इस्लाम में किस तरीके से काम करता है। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़हद बलोच। आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह ठीक है, करम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने एमएम न्यूज़ के लिए वक्त थैंक निकाला। थैंक फ़हद बलोच, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम अदल है वो कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, निज़ाम अदल हमारे मुल्क का इस वक्त तो जो अगर देखा जाए तो वो बहुत बुरी जगह स्टैंड करता है। अगर आप केसेस के अंदर देखें या लोगों से पूछें, एज अ सोशल एक्टिविस्ट अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो देखें एज अ लॉयर अगर मैं बोलूं तो हर चीज़ मौजूद है कानून में। कानून में आपको हर चीज़ लिख के दे दी गई है और हर चीज़ पे बताया गया है कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन देखिए, प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें जाके थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। अच्छा। अगर आप पुराने दौर के इंसाफ से कंपेयर करें तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब इंसाफ का दौर जो पुराने पहले के वक्तों में होता था इस्लामी तारीखों में, अब जो है वो सस्ता इंसाफ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। और अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि जल्दी इंसाफ भी नहीं है, क्योंकि वो भी मुश्किल है। अब अगर लिटिगेंट आता है कोई केस लेके कुछ भी लेके, तो उसके 8-10 महीने 1 साल तो मिनिमम ड्यूरेशन उसका लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने एप्लीकेशन कोर्ट में डाली और 2 दिन बाद फैसला हो गया, क्योंकि एक तो पेंडिंग केसेस बहुत हैं, दूसरी चीज़ है लिमिटेड तादाद जजेस की, और बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जो इस चीज़ों में ऐड करते हैं। और एक वो एनजाइटी और डिप्रेशन है एक आम आदमी के अंदर आजकल, जिसकी वजह से वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स से भागता भी है, नहीं चाहता कोर्ट आना। ये वजूहत है। ठीक है, फ़हद बलोच, आपने कहा कि पुराने वक्तों में, यानी उस अगर हम उन वक्तों की बात करें जब दीन इस्लाम की रवायात आज के दौर से ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा बेहतर थी, तो क्या इस्लामी रवायात के मुताबिक इंसाफ सस्ता है, जल्दी है और मयारी है? बिल्कुल, इस्लामी रिवायत के हिसाब से तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जल्दी, मयारी और इंसाफ सस्ता होना चाहिए। पर हमारे मुल्क में आज के दौर में अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें अब उस तरह की नहीं हैं। इंसाफ महंगा है। आप आम आदमी से पूछें, आम आदमी आपको बताएगा इंसाफ महंगा है। ठीक है। और उसके बाद एक काम करने वाले इंसान के लिए ये मसला है कि वो अपनी नौकरी करे या केसेस लड़े या फिर इंसाफ के लिए, हुसूल के लिए भागे। ये सारे मामलात होते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मैटर ले लें तो उसके अंदर अगर आप ले लेंगे कत्ल के मुकदमे में, आपने जो है ना वो पैरवी करनी है जाके। जी। अब आप कत्ल के मुकदमे में आप हैं, शुरू शुरू में तो आप भी जोशीले होंगे, आप भाग दौड़ करेंगे इंसाफ के लिए। फिर आपके साथ जो लोग खड़े होंगे चंद अरसे में वो सारे आपको अकेला छोड़ देंगे। फिर एक तरीके से आपके अंदर जो है ना एक मायूसी पैदा होने लग जाती है। मायूसी वैसे तो कुफर है, लेकिन बात वो है कि इंसान तो है ना, वो अपने मामलात देखेगा, अपना घर देखेगा, जी। अपने बीवी बच्चे देखेगा, फिर इंसाफ की तरफ आएगा। और जब वो इंसाफ की तरफ आता है तो उसके लिए एक जज जो होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होता है कि वो उसको इंसाफ फ़ौरन दे दे। लेकिन फौरी इंसाफ मैंने तो आज तक मुमकिन। अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में नहीं देखा अच्छा, फ़ौरन। फ़हद बलोच, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आपसे एक सवाल बनता है वो ये कि 2 तरह के केसेस होते हैं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। एक तो केसेस होते हैं डिवोर्स के केसेस, एक बिल्कुल। केसेस होते हैं लेन-देन के, जायदाद के, कत्ल-ओ-गारत के। लेकिन आप चूँकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप मेरी रहनुमाई करिएगा कि हमारे मुल्क में जो अवाम सोशली आइसोलेट है, पानी नहीं मिल रहा, बिजली के इश्यूज़ हैं, क्या अपने सोशल इश्यूज़ के हल के लिए अवाम कोर्ट जा सकती है क्या? बिल्कुल कोर्ट जा सकती है, अपने सोशल हल के लिए, हर चीज़ के लिए वो कोर्ट जा सकती है। कोर्ट का मिसाल के तौर दरवाज़ा पे हर चीज़ के लिए खुला है। कराची के अवाम के पास ना पानी है, बिजली है, गैस है, और जो चीज़ें हैं वो कितनी महँगी है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हत्ता कि अब जो लोग मर जाते हैं, मतलब स्नैचिंग के दौरान मारे जा रहे हैं या किसी और सूरतों में मारे जा रहे हैं, तो इन सारे मामलात पे कोर्ट और अवाम की क्या एसोसिएशन है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि देखें, अगर आप पानी, बिजली और ये मामलात को ले लेंगे ना, तो हमारे स्ट्रक्चर में देखें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव जो ऊपर होता है, और एक होता है जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट है और उसका काम है आइन की तर्जुमानी करना। ठीक है। अब मसला सारा यहाँ पे आता है कि अगर गैस, पानी, बिजली के केसेस आप लेके जाएंगे तो वो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ आप लेके जा रहे हैं। ठीक है। आप वहाँ लेके जाएंगे, कोर्ट में हियरिंग्स चलती रहेंगी, वहाँ उनका हुकूमत का जो नुमाइंदा है वो पेश होता रहेगा, वो बताता रहेगा। लेकिन इन दी एंड आप कह सकते हैं कि भाई हुकूमत बोल सकती है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम यही दे सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं दे सकते।
तो अब अच्छा। जुडिशरी उनका कुछ इसमें खास कर नहीं सकती, ऑर्डर कर सकती है, उसमें भी सालों लग जाते हैं। आप देखें 8-8 10-10 साल पटिशनें चल रही होती हैं ऐसी, ऐसा ही है। फिर उसके बाद फैसला आता है, फिर वो रिव्यू में चली जाती हैं, फिर क्या सस्पेंड हो जाती हैं, बीच में से कभी कभार गायब भी हो जाते हैं मामला, लोग भूल जाते हैं, ये मामला होते हैं। अब अगर आप कत्ल के मतलब मुकदमे, आवाम जो है, जो एक आम सवाल है कि आवाम अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। खटखटा सकती है, अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। मैं आपको प्रैक्टिकली ये सिर्फ बात बता रहा हूँ कि देखें ये इश्यूज आ जाते हैं, ये जमीनी हकाइक ये है। जमीनी हकाइक है। इश्यूज तो आप चले जाएं, आज चले जाएं, आप क्या आपके घर में बिजली नहीं आती या बिजली का मसला है आपके मुल्क में, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, अदालत का काम है आपको इंसाफ दें। लेकिन मैं आपको एक ज़मीनी हकाइक बता रहा हूँ कि वो उसके बाद जवाब जो आता है वो इस किस्म का ही आता है कोर्ट में। ऐसी पटिशनें बहुत लगी हैं, लगती हैं, तो और आपको लगती नहीं लगता रहेंगी। फातबलोच, आपको नहीं लगता कि अगर अवाम के जो सोशल इश्यूज हैं उनको हल किया जाता है कोर्ट की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, और चले अगर हम नॉर्मल सोशल इश्यूज की बात नहीं करते, जैसे कि मिसाल के तौर पर स्नैचिंग के दौरान एक इंसान की जान ले ली जाए, इस पे तो कोर्ट एक्शन ले सकती है। बिल्कुल सुमोटो होते थे, सुमोटो इफ्तिखार होना मोहम्मद चाहिए। चौधरी एक चीफ जस्टिस गुजरे हैं जी। जो बहुत जुडिशल एक्टिविज्म के ऊपर थे। 233 सुमोटोज लिए हैं उन्होंने अपने करियर में। मैंने उनकी जो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा सुमोटो उन्होंने ही लिए हैं, सही। और सबसे सेकंड बड़ा टेन्योर उन्हीं का था तो चीफ कोई जस्टिस फायदा के हुआ तौर है पे। आवाम को? बिल्कुल उनके दौर में आवाम को बहुत फायदा हुआ है। उनके दौर में जो है वो एक जुडिशरी का एक रोल जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। लेकिन देखें इसको हमारी लॉ की लैंग्वेज में बहुत सारे लोग थोड़ा सा इरेगुलर भी कहते हैं कि जुडिशरी का काम नहीं है कि हर चीज़ में इंटरफेयर करे, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन नहीं, लेकिन एक सवाल है, एक अगर वो जुडिशरी का शख्स काम, थे, एक सवाल पैदा होता है कि अगर आप कहें कि भाई आवाम कहती है या क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई जुडिशरी का काम नहीं है कि वो हर चीज़ के अंदर जो है ना वो पॉलिटिकल क्रिटिक्स कहते ठीक हैं। है, लेकिन मैं समझता हूँ ये फैसला बहुत अच्छा था जो हमारे लास्ट साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने डैम का एक इनिशिएटिव लिया, बिल्कुल और मैंने खुद देखा है कि वो डैम बने हैं, बन रहे हैं, और उसका आवाम को फ़ायदा हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के स्ट्रो मोटिव से आवाम को किसी न किसी हद तक तो फ़ायदा हो सकता है? देखिए बताऊँ, हम असल में हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जब अपने कवानीन और सारी चीज़ों पे आते हैं ना, तो हमारे जो बोलना नहीं चाहिए कि मतलब जो बाहर से पढ़े हुए या बाहर की तालीम याफ्ता जितने भी हमारे जजेस वगैरह होते हैं, तो वो सारे वहाँ का रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं सिस्टम यहाँ पे। ठीक है। सही है। अब वो सिस्टम वहाँ पे रेप्लिकेट, यहाँ पे रेप्लिकेट आप तब कर रहे हैं जब आपके हालात उन जैसे हों, आपकी ज़मीनी Obviously। हकाइक और आपकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो सारी आपकी उस तरीके से हों। मसला यहाँ पे आता है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो थे वो ग्राउंड रियलिटीज़ से बहुत वाकिफ़ थे। उन्होंने सुमोटो लेना शुरू किया, उनके साथ जो भी हुआ है, जो भी उनका पॉलिटिकल देखें वो मैं उस पर कुछ नहीं जी। कह सकता, लेकिन उनके दौर में जो जुडिशल एक्टिविज्म था वो किसी दौर में नहीं रहा। सबसे ज़्यादा सुमोटो एक ये था कि कोई बंदा कुछ भी करता था वो डरता था कि सुमोटो ना ले ले, मीडिया पे रिपोर्ट आ जाए और सुमोटो ना ले ले कोई। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत से लोग जो उनके क्रिटिक्स हैं, जो जजेस ही कुलीग्स ही थे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ ये किया कि भाई जुडिशरी का काम नहीं है इंटरफेयर करना ऐसे मामलात में, सेपरेशन ऑफ पावर को भी देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए। आप बाहर के मुल्कों में चले जाएँ, वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, तो वहाँ के मामलात भी अलग हैं, हमारी तरह नहीं है उनके मामलात। ठीक है, बहुत मोतबर अदारा है, बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ें हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन बात ये है कि देखें आम आदमी को जो इंसाफ चाहिए होता है ना, वो चाहिए होता है कोर्ट से कि फौरी इंसाफ मिले। तो इसके लिए आप एज अ सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि हम आवाम के साथ काफ़ी एसोसिएट हैं, आप क्या लगते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर अदलिया या जुडिशरी हमारी कर ले तो आम आदमी के जो लाखों में पेंडिंग केसेस हैं, छोटे छोटे केसेस हैं, वो हल हो सकते हैं? देखें सबसे पहले तो ये चीज़ करनी चाहिए कि जो कोर्ट्स जो है ना, इनको 24 घंटे ओपन होना चाहिए। अच्छा। हमारे मुल्क का जो ये निज़ाम है ना, कोर्ट्स होनी चाहिए 24 घंटे की, कोर्ट्स का टाइम नहीं होना चाहिए, शिफ्ट होनी चाहिए। जैसे नादरा पहले था 8 घंटे का, वो 24 घंटे हो गया। 24 घंटे का कोर्ट। जब नादरा जैसे मामलात को आप जो है 24 घंटे रख सकते हैं, तो आप अपने मुल्क के इंसाफ को नहीं रख सकते। सही। आपको अपना इंसाफ 24 घंटे का रखना चाहिए। आपको कानून बनाने पड़े, आप बनाएं। दुनिया आप किस लिए बैठा है लेजिस्लेचर? आवाम के लिए बैठा है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसमें ड्यूरेशन सेट करें, जो आप कानून में तो लिख देते हैं ड्यूरेशन। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि कब्जे हुई हुई ज़मीन 60 दिन में खाली करा के दी जाएगी, लेकिन कभी 60 दिन में खाली होती नहीं है। ठीक है, होती है जब 60 दिन में, तो आप उसकी ड्यूरेशन लिखे हो, इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि भाई ये इम्प्लीमेंट होगा। सही है, अभी के अभी होगा जो होगा, तब जाके लोगों का एतमाद बहाल होगा। लेकिन देखें हमारे कुछ इश्यूज़ ये हैं हमारे मुल्क के कि हमारे मुल्क के सियासतदानों के हाथ में होती हैं ये सारी चीज़ें बनाना। वो इन चीज़ों पे गौर इसलिए नहीं करते कि अगर वो इन चीज़ों पे गौर करेंगे तो लोगों को इंसाफ मिलने लग जाएगा, तो फिर आवाम अपने हकूक़ मांगने लग जाएगी। ऐसा ही है। जब आवाम अपने हकूक़ मांगने लग जाएगी तो फिर वो और मांगेगी हकूक़।
फिर मसले मसाइल और बढ़ेंगे। मतलब हर चीज तो फिर उनको फंसा वही दो। बात सियासतदानों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल जाहिर है सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि सियासतदानों से इसलिए जुड़ी हुई क्योंकि इनके हाथ में ही पूरी दुनिया मुल्क की जो है वो भागदौड़ होती है। ठीक कह रहा है। मुल्क की भागदौड़ इनके हाथ में होती है, ये अवामी नुमाइंदे होते हैं, अवाम इनको अपनी मर्जी से लेके आती है। तो जब ये आ जाते हैं उसके बाद फिर बस यही होता है। और क्या होता है? आपने बात की सियासतदानों की कि ये अवाम के साथ गैर संजीदा है। अगर हम बात करते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की, तो हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि उस दौर का जो निज़ाम इंसाफ था वो कैसा था? देखिए उस दौर का निज़ाम इंसाफ इस किस्म का था कि वहाँ तो कोई मैटर लेके आता था ना, तो एट अ टाइम उसको फौरी हल करके पहली हियरिंग पे ही ख़त्म कर दिया जाता था कि भाई आपके मामलात ये हैं, आपके मामलात ये हैं, वहीं पे मामला ख़त्म। अगर आपको ये कैसा वाक़या सुना सके? देखें अगर आप इन वाक़यात में देखें तो हज़रत अली की जैसे वो उसका केस था, टोपी का जी। केस था उनकी, कि वो एक यहूदी के पास थी और ईसाई या यहूदी ऐसी था, तो उसके पास थी और उसके बाद जो है वो उसमें भी हार गए थे, साबित नहीं कर पाए थे कि जो है, तो उन्होंने बात मान ली थी कि इमाम वक्त जो है वो काजी के सामने पेश हुआ था, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी काजी को कहा था कि खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इंसाफ का मुतलाशी हूँ, क्या बात है। मैं यहाँ जो है वो नहीं आया था, लीडर नहीं आया हूँ किसी का। तो देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी दूसरी चीज़ में अगर आप देखा जाए तो एक खातून अपना बच्चा लेके पेश हुई थी एक अदालत के अंदर, उन्होंने बोला, एक औरत बोल रही थी कि मेरा है, वो दूसरी औरत बोल रही थी मेरा, उन्होंने बोला बीच में से काट दो, तो असली माँ ने बोला नहीं 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 इसी का रहने दो, उस पर फैसला किया गया था ये इस औरत का बच्चा है क्योंकि इसने उसकी जान बचाने के लिए ऐसा ही है ये चीज़ की। अब एक हमने अपने कानून के दौर में पढ़ा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यमन का गवर्नर बना के भेजा हज़रत माज़ बिन जबल को, तो उन्होंने उनसे ये बात पूछी कि भाई आप मुझे बताएं कि अगर आपके सामने कोई ऐसा फैसला आए जिसका आपको सोच के करना पड़े और आप क्या देखेंगे सबसे पहले? उन्होंने कहा मैं कुरान देखूंगा। बोला कुरान में भी ना मिले? बोला फिर मैं आपकी हदीस देखूंगा। बोला उस सुन्नत और हदीस में भी ना मिले फिर क्या करेंगे? बोला फिर मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूँगा, इंटरप्रिटेशन करूँगा अपने दिमाग के तौर पर जो करूँगा। तो ये इंटरप्रिटेशन जो होती है ना, ये जज का काम होता है, एट अ टाइम करे, एट अ टाइम सोचे समझे फौरन करे। ठीक है केसेस का लोड है, सब कुछ है, आप केसेस को पाले नहीं, आप डिस्पोज करें, आप डिस्पोज करें, जल्दी जल्दी करें लोगों के मामलात। फिर जाके ये कब्जे वब्जे होना ना, कि लोगों के अंदर डर बैठेगा कि भाई जज तो बुलाता है, सजा भी दे देता है उठा के, और जो है ये इस तरह एग्जाम्पल्स बनेंगी। लेकिन ये एग्जाम्पल्स इसीलिए भी नहीं बनाई जाती, मैंने आपको बताया कि लोग मामलात में फंसे रहते हैं, इसी चक्कर में फंसे रहते हैं कि अगर इसमें इंसाफ में फंसे रहेंगे, यहाँ फंसे रहेंगे, वहाँ फंसे रहेंगे, तो वो फिर जाहिर है उनके अपने उल्लू सीधे नहीं होंगे। हाँ। बिल्कुल। सवाल आपसे एक और है कि जिस तरीके से अभी हमने बात की कि दीन इस्लाम का निज़ाम अदल किस तरीके से काम करता है, हमारे दौर में भी ये शरीयत कोर्ट्स बनी थी, इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए शरीयत कोर्ट्स का काम ये है कि आपके आइन के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, आर्टिकल 2 है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसका सब्सटेंटिव पार्ट है, जुड़ा हुआ उसका प्रियम्बल है। जो प्रियम्बल होता है ना किसी भी कानून का, वो हमेशा उसके साथ रहता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे तीनों आइन 1956, 1962 और 1973 तीनों के प्रियम्बल में, उसमें पहले ही लिखा हुआ है कि कोई भी कानून, कोई भी चीज़ इस्लाम और कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट नहीं होगी। अच्छा। और उसमें ये लिखा है कि अल्लाह ताला पूरी कायनात का मालिक है। बेशक सही है, उसमें से एक जजीरे पे तो हम रह रहे हैं, गैलेक्सी ऑफ द मिल्की वे, लेकिन पूरी कायनात का मालिक है। ठीक है, तो उसके तहत जो है वो फेडरल शरीयत कोड्स बनाई गई कि कोई भी, और अभी भी वर्किंग में है, ये चैप्टर 3 है हमारा आइन का, उसके अंदर जो है इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, और उसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी कानून या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो शरीयत के अगेंस्ट हो तो फ़ौरन वहाँ चैलेंज हो जाती है। अच्छा। और वहाँ से फिर उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया। अब एक सवाल है ना कि इस इस्लामी कोड के मुताबिक तो मुल्क में इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, इस पर पिटीशन लगी है, लेकिन वो अब मैं उसी पे आ रहा हूँ कि पटिशन भी आ रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातें इस पे बात भी करते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए, तो लेकिन हम तो देखते हैं कि भाई देखें सिस्टम उसी तरीके से चल रहा है। सिस्टम उसी पे चल रहा है। बात ये है कि इस पे पटिशन भी लगी हुई है जी। रिसेंटली उसकी जजमेंट भी आई हुई है, कोई जजमेंट भी आई थी कि नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं होना लाहौर चाहिए, हाई कोर्ट की तरफ से। बात ये है कि हमारे मुल्क में एक तो वैसी टैक्स कलेक्शन का निज़ाम, पैसों का निज़ाम, ये सारी चीज़ों का निज़ाम जो है ना वो बहुत
हल्का है। अब अगर हम इस तरफ शरीयत की पूरी तरफ जाते हैं तो बाकी मामलात में हमें पहले शरीयत में जाना चाहिए, फिर बाद में जाके हम इंटरेस्ट पे जा सकते हैं। सही बात तो है कि ये खुदा और रसूल से जंग है, ये बात तो नहीं, सच है। वो एक बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि शरीयत कोर्ट है ना, तो उसको तो मैं समझता हूँ सबसे पहले इसी चीज को टारगेट करना चाहिए कि भाई देखिए शरीयत कोर्ट ने जो काम है वो बाकी इनके जो ऑर्डर्स वगैरह के तहत ये तो है कि सूद बहुत सी जगहों पे कम कर दिया है, अच्छा कम कर दिया, लेकिन जाहिर है इसको हटा नहीं सकते क्योंकि इसकी वजह है, मजबूरी है। इस मुल्क को चलाने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं, तो करना पड़ता है क्योंकि अभी फिलहाल हम है कर्जे में, हमें सूद देना है, लेना नहीं है तो चले, देना तो है ना। तो फिर जाहिर है हमें किसी ना किसी तरीके से वो चीजें कमानी तो है ना, पैसे तो कमाने। ठीक है फात बलूच साहब, आपसे एक और सवाल है, वो ये कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी हाई कोर्ट में या आपके बार में कोई ऐसा लोग कोई ऐसा मुतलाशी आता है इंसाफ का, जो कि आप ये समझते हैं यार इसके पास पैसे नहीं है, ये फीस नहीं दे सकता, तो क्या आप लोगों की ऐसी कोई वेलफेयर होती है जो लोगों के केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े? बिल्कुल। देखें सबसे पहले तो अगर किसी के पास कोई वकील करने का नहीं है तो वो उसका एक जा सकता है, कोर्ट से इल्तिजा करे, उसको वकील मिल जाता है। अच्छा ठीक है। हाई कोर्ट में तो इन पर्सन भी जा सकता है बंदा, आप वकील नहीं है कुछ भी नहीं, आप इन पर्सन भी अपने केसेस में पेश हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी वेलफेयर एनजीओज भी मौजूद हैं और हम अपना काम भी करते हैं ये कि किसी का कोई केस आया और कोई नहीं कर सकता, इवन के कोर्ट फीस भी पे नहीं कर सकता, एक फीस जो कोर्ट की प्रिस्क्राइब है जो हमें अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। अच्छा, तो हम कोशिश आपने करके लड़े हैं ऐसे केसेस? हाँ ऐसे केसेस हम लड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़्यादातर फैमिली केसेस आते हैं ऐसे, ख़वातीन के बच्चों की कस्टडी, मेंटेनेंस, डाइवोर्स, खुला, इस तरह के। तो हम उसके अंदर अपनी जेब से पैसे भर देते हैं और बोलते हैं कि आप केस अपना कर लें, बाकी अल्लाह मालिक है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि सुना इस वक्त डाइवोर्स के केसेस बहुत आ रहे हैं? 100% केसेस इस वक्त डाइवोर्स के हैं। क्या वजह है? बस असल बात ये है कि देखें अवेयरनेस आ गई है, ख़वातीन में एक अवेयरनेस भी अपने तो इसका राइट्स हर मर्द मतलब गलत कर रहा है? सवाल है नहीं, देखें हर मर्द नहीं, देखें कुछ मियाँ बीवी का देखें जो घर चलता है ना वो दोनों की टॉलरेंस से चलता है। ऐसा ही है। अब अगर बात ये है कि अगर एक को गुस्सा आ रहा है दूसरे को भी आ रहा है तो माइंड मैच नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मामला हर वक्त, तो फिर उसकी वजह से जो है ना मामला दूसरी तरफ चले जाते हैं, फिर अलहदगी हो जाती है। फिर उसके बाद देखें दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक तरफ ये है ना कि डाइवोर्स और खुला के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक तरफ ये भी है कि औरतें घरों पे बैठी हुई बेरोजगार भी है ना, औरतें तो काम नहीं करती हैं ज़्यादातर। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि घर वाले जो हैं वो सपोर्ट भी नहीं करते। बहुत सारी लड़कियां गुजारा भी कर रही हैं, उनको तो आप आज मौका दें वो कल तलाक ले लेंगी, ऐसे मामला भी आते हैं। हम तो उन्हें समझा के भेजते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं, अब आप बताएं इसके अंदर। मतलब हमारे पास एक सही है, हमारे पास एक वेलफेयर का काम हम करते हैं वो, लेकिन हम पूरी ज़िंदगी का तो किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते ना। सही है, हम एक कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब बात यह है कि अगर हम उनको कहीं काम दिलाएं, ये दिलाएं, वो दिलाएं, तो उसमें भी बहुत मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो बहुत सी ख़वातीन इसमें गुजारा भी करती हैं। अब बात यह है कि अगर कोई अपने हक के लिए औरत अलग हो रही है तो बिल्कुल ठीक है, देखें अगर गुजारा नहीं हो सकता तो ठीक है, अलहदगी ले लेनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर यही है कि मामला मज़ीद ख़राब हो जाए, ज़िंदगी मज़ीद ख़राब रहे। तो लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस इसी के हैं। अच्छा ये बताएं, क्या औरत खुद तलाक ले सकती है या दे सकती है? बिल्कुल, उसको अगर निकाह नामे में तलाक तफीज़ एक सेक्शन वो कॉलम दिया हुआ है, उसमें अगर शौहर उसका इजाज़त को दे देता है तलाक का ऑप्शन, तो वो तलाक शरीयत एतबार से भी इम्प्लीमेंटेड है? हाँ, शरीयत एतबार से भी इम्प्लीमेंटेड है, निकाह नामे के अंदर दिया हुआ है। अच्छा फात बलोच, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से आपने खुद फरमाया कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लोड है और डिलीवर नहीं कर पा रहे जजेस जो हैं, वो आवाम के मसाइल हल नहीं कर पा रहे, तो इस सारे सिनेरियो में तो आउट ऑफ द कोर्ट जो हमारी सेटलमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गई होंगी। जैसे मुख्तलिफ हमने देखा है, वो पंचायत सिस्टम बैठ गया और भाई बड़ों ने फैसला कर दिया, बस ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि ये बड़े, इनकी क्या हैसियत है कोर्ट के आगे? देखें ये जो हमारा कानून है ना, इसके अंदर हमें आर्बिट्रेशन का भी मौका दिया जाता है, सालसी करा लें आप, ठीक है, ठीक है, बीच में कोई आर्बिट्रेटर बैठा के ना आप अपना मामला हल करा कोई लें, बड़ा बिठा दिया, कानून में मौजूद है ये, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के बहुत सारे लोग ना, देखें जब आप कोर्ट आते हैं ना तो आप किसी के खिलाफ लिटिगेंट होते हैं, कंप्लेनेंट होते हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। कैसे ही है, उस पार्टी का भी, एक आप अपनी जेब से थोड़े बहुत पैसे खर्च करके आते हैं, काम वाम छोड़ के आते हैं, घरेलू जिम्मेदारियां हैं, रोज़ाना आपका मूड एक सा नहीं होता, सही है, परेशानी भी होती है घर में, कोई आप कोर्टों में आ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है आप थक जाते हैं। एक वक्त आता है जब थकता है ना आदमी, इंसाफ लेने के लिए जब आ रहा होता है, तभी जाके आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाता है। वो बोलता है मैं इतना टाइम ज़ाया नहीं कर सकता, बस आगे बढ़ो ये मामला ख़त्म करके ना।
तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जब भी ज़्यादातर एक्सरसाइज करती है, लोग बोलते हैं यार कि आप बस मामला हल करो, ले दे के बस ख़त्म करो यार, कुछ जो नहीं भी होता, है। क्योंकि जाहिर है उसके साथ जो सपोर्ट होती है इतने अरसे में, जो आज आपके साथ खड़े होंगे 1 साल बाद नहीं खड़े होंगे, 2 साल बाद नहीं खड़े होंगे, मामला लोग थक जाते हैं। यही थकन की असल वजह है जिसकी वजह से इंसाफ कोर्ट के बाहर मामला तय हो कोर्ट के जाता है। बाहर मामला तय हो जाते हैं। अच्छा, ये जो इशारुद्दीन जतोई वाला मामला अभी हमने रिसेंटली देखा है कि उनको छोड़ दिया गया है, तो उसमें आपकी भी सुना है एसोसिएशन थी शुरू में? देखिए शुरू में तो हमारी एसोसिएशन थी, लेकिन ये था कि वो शायद एहद साहब का टाइम था, वो कराची पुलिस चीफ जो रहे, पहले डीआईजी साउथ थे उस वक्त में, तो हमने खैर उस पर बहुत काम किया। बात ये कि देखें वो तो कानून के तहत हुआ है जो हुआ है अभी। आप कह रहे हैं कानून के तहत हुआ? हाँ बिल्कुल कानून। इस पे तो सोशल मीडिया पे बहुत आवाज लेकिन उठ रही है। सोशल मीडिया पे आवाज उठाने से कानून तो नहीं बदल जाएगा ना। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है, देखेंगे दिया फैमिली अगर माफ कर दे, अब लोग कह रहे हैं कि वो प्रेशर दिया होगा, ये दिया होगा, देखिए उस पर हम कुछ नहीं कमेंट कर सकते, वो तो मेरे फैमिली का काम है, वो आगे प्रूव करे ये बातें, ठीक है। अब बात ये है कि कहने से तो कुछ नहीं होता, आप साबित करना होता है कोर्ट में। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है तो कॉम्प्रोमाइज किया है, तो इस पर कुछ कह थोड़ी सकते हो। जज साहब भी क्या कह रहे हैं उनके सामने, या कुछ इस तरह हाँ का उनके सामने जो कागज आया हुआ जज साहब के सामने, तो उनके सामने जो रखा जाएगा वो उसको देखेंगे ना, या वो सोशल मीडिया देखेंगे। सोशल मीडिया पे तो आप कुछ भी कह दें, देखिए कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। अच्छा, जो किया इम्पोर्टेंट बात किया हाँ आपने। कहने से कुछ नहीं होता। मैं यहाँ घर पे बैठ के बोल दूं कि मैं बहुत कुछ कर दूंगा इस मुल्क के लिए, तो कहने से, तकरीर में कुछ नहीं रखा, ऐसा ही है। जो चीज़ रखी है वो अमल में रखी है। अब वो अमल जो है वो इस जगह आके रुक जाता है कि लोग जो है ना वो कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि इस तरह हो गया, हम इस मुल्क में नहीं रहेंगे, ये नहीं होगा, नाइंसाफी है, लेकिन देखिए एक बंदे ने अगले ने अपनी सज़ा काट के कॉम्प्रोमाइज़ किया। सही, जो है वो है, उसका इंसाफ का वो हक था, वो उसको मिला। आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर? पैसे दे सकता था, पैसे दे के आप कह रहे हो उसने, चाहे जो भी हो, दिया, कुछ भी दिया, दिया दियो, जो उनका आपसी मामला है, जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है पार्टीज का, जो जजमेंट के अंदर है, तो सही है, वो दिया है उसके अंदर। क्योंकि देखें हमारे मुल्क में ना, इसमें तो माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब और दीगर इस तरह के लोग हैं, उन्होंने आपके निज़ाम अदल पे बात की, उस पर तनकीद की, बोला किस तरह आप छोड़ सकते हैं। देखें एक चीज़ ये है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लेके एक केस उठाया था जी, सही है, सबसे बड़ी अदालत इस मुल्क की। फिर उसके बाद ये केस चलता रहा, इसमें बहुत सारे जो हैं वो लूप होल्स होते रहे बीच में। कभी वो ट्रायल कोर्ट से छूट जाते थे, कभी वो दोबारा उनको डेथ सेल भेज दिया जाता था, फिर उसके बाद उनकी सज़ाए मौत से जो है वो हटा के उम्र कैद कर दिया गया, ठीक है, और आखिर में उम्र कैद से भी कॉम्प्रोमाइज़ के तहत निकाल लिया गया। तो देखें ये तो सवालिया निशान है उन पे जो बैठे हुए कि किस तरीके से कागजी कार्रवाइयाँ हुई और किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बने और किस तरीके से, और इस दौरान भी बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। वो जेल को इकरार ने शो किया था, बहुत सारे लोगों ने कि जेल को ये बनाया हुआ है, घर बनाया हुआ है, कुछ ऐसी किया। तो चीफ जस्टिस साहब खुद जब वहाँ पहुँचे जेल में, उन्होंने देखा कि वो एक अच्छे रूम में रह रहा है साकिब निसार साहब, उन्होंने बोला इसको तो डेथ सेल में होना चाहिए, जेल के तंज़ीह असरा था। हाँ तंज़ीह असरा था। तो देखें ये तो इस मुल्क अगर एक सवाल है, अगर यही इस्लामिक कोर्ट्स होती और शरीयत समझने वाला काजी बैठा होता, फैसला ऐसा होता? बिल्कुल नहीं होता। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, बिल्कुल नहीं होता। सजाए मौत का केस था ये, है ना, बिल्कुल। तो और दूसरी चीज़ ये कि देखें हमारे यहाँ भी है किसास का कानून, लेकिन बात ये है कि वो कमज़ोर के लिए क्यों है? के तहत इसलिए नहीं चल पाता कि उसमें तज़कियतुल शहूद चाहिए होता है, गवाह वो चाहिए, वो नेक लोग चाहिए जो जिनकी नेकोकारी की, ईमानदारी की गवाही देता हो ज़माना। अच्छा, वो 2 गवाह अगर मिले तब जाके तज़कियतुल शहूद लगती है। वो तज़कियतुल शहूद से चले वो बच गया, लेकिन देखिए इंसाफ इतने हाईलाइटेड केसों में इस तरह छोड़ना, इसलिए लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं कि भाई इतने हाईलाइटेड केसेस में आपने छोड़ दिया, तो फिर आप अंदाज़ा कर लेंगे कहाँ पे हम खड़े हैं। अल्लाह, कितने वैसे पेंडिंग केसेस हैं हमारे? सुने लाखों में, लाखों में होंगे, बिल्कुल लाखों में केसेस हैं पेंडिंग, क्योंकि हज़ारों में तो सिर्फ एक सेगमेंट के केसेस हैं, तो लाखों की बात करें हम, हज़ारों में तो एक सेगमेंट के। तो वो आपको नहीं लगता कि आप ये मशवरा भी हमारे यूथ को दे सकते हैं कि वो पढ़ें, आएँ, वकील बने, जज बने? जितनी ज़्यादा खपत होगी उतना ज़्यादा जो है वो केसेस बिल्कुल। देखें मैं तो, मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मैं सबको सबसे पहले ये कहता हूँ कि जो जिनको शौक होता है ना पॉलिटिक्स वगैरह का, वो जा रहे होते हैं क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में जा रहा होता है, कहीं एमए पॉलिटिकल साइंस में जा रहा होता है, मैं रोक देता हूँ, मैं बोलता हूँ लॉ करो, सबका निचोड़ है। अच्छा, इसमें क्रिमिनोलॉजी भी मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस भी मिलेगी, इसमें सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, और इससे एक वकालत का शोभा पूरा निकलता है, सही है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आदमी का जहन का एक वसी तर सोचता है वो, कि मैं किस तरीके से मुआशरे में अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ सकता हूँ।
तो यही चीज़ है सारी कि देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी जो है वो किसी की मैं बुराई कर रहा हूँ कुछ भी, लेकिन एक वकील जहाँ पे बयान देता है उसका कहना और एक आम आदमी का कहना उसमें बहुत फ़र्क है, फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ात बलोच, थैंक आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ हैं। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि गाहे बगाए आते रहा करें और यू। इस तरह इंशाल्लाह, के जो इश्यूज़ हैं हम इंशाल्लाह डिस्कस करते इंशाल्लाह, रहेंगे। इंशाल्लाह। नाज़रीन, फ़ात बलोच की बातों का निचोड़ यही है कि अगर छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं तो घर पे किसी बड़े को बीच में डाल के उन इश्यूज़ को खुद ही हल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कोर्ट कचहरी में जाएँगे, आपका पैसा भी लगेगा, वक़्त भी लगेगा, लेकिन जो इंसाफ़ है वो आपको बहुत देर से मिलेगा और अल्टीमेटली आपने टेबल पे बैठना ही है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अवैस इसहाक़ को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।